हेलो साथियों, वेलकम टू इंडियन क्लासेस। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 1 दिसंबर 2020 का आफ्टरनून वाली शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। पिछली वीडियोज में हमने 27 नवंबर और 28 नवंबर के तीनों शिफ्ट्स और 1 दिसंबर के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन करा दिया है, उनको आप देख सकते हो। पिछले ईयर्स के पेपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन पेपर्स के बेस पर आप आने वाले पेपर्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कितने लेवल के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना सकते हैं। और इन पेपर्स की पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करनी है, ये वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा। और आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो आप इंडियन क्लासेस के इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं आपके सभी क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। इस वीडियो पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए मोटिवेट करता है। कल मैं आपको 1 दिसंबर का इवनिंग वाला शिफ्ट का पेपर सोल्यूशन कराऊंगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2.4% होता है, लेकिन निकटतम पूर्णांक संख्या के लिए 2 माना जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की कुल सतह का लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्रम से रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा नंबर 7वां, और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, 2020-21 के बजट में संपत्ति और पूंजी लेन देन पर प्राप्त करों के लिए बजट का अनुमान कितना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1300 करोड़। क्वेश्चन नंबर 3, चाप चरकूट त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड मिजोरम। चाप चरकूट त्योहार मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। चाप चरकूट मिजोरम भारत का एक त्योहार है। यह मिजोरम में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। चाप चरकूट का शाब्दिक अर्थ है उस अवधि के दौरान आयोजित एक त्योहार है जब बांस और पेड़ों को काट दिया जाता है, तब झूम के लिए जलाने के लिए उनके सूखने का इंतजार किया जाता है। यह झूम कृषि के पूरा होने के बाद हर साल मार्च के महीने में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लक्षद्वीप। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, जिसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैलोरीमीटर। भौतिकी परिवर्तन या रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न या अवशोषित ऊष्मा को मापने के लिए एक कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। ऊष्मामापी या कैलोरीमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो ऊष्मामिति में सहायक है, ऊष्मा के मापने में सहायक है। कैलोरीमीटर या उसे ऊष्मामापी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया का किस नंबर का सबसे बड़ा देश है। तो भारत 7वां सबसे बड़ा देश है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के हिसाब से। भारत से बड़े देश सबसे पहले नंबर पर आता है रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे चीन, पांचवें पे ब्राजील और छठे पे ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 7वें नंबर पर भारत इंडिया आता है और 8वां नंबर पर अर्जेंटीना देश आता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वोल्कान बोजकिर। तुर्की के राजनयिक बोलते हैं राजदूत को। वोल्कान बोजकिर को संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के 76वें सत्र के वर्तमान अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था। तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी ने पराजित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद घोरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद घोरी की जीत हुई। यह जीत मोहम्मद घोरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित आर्टिकल 338 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 2 आयोग क्रम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आर्टिकल 338 के तहत और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338 के अस्तित्व में आए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है। तो राज्य सूची मामला बाजार और मेले। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संविधान के अनुच्छेद 246 में 3 सूचियों की चर्चा है, जिसे 7वीं अनुसूची में विनिर्देशित किया गया है। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची।
बाजार और मेले 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है। वहीं राज्य सूची में शामिल अन्य मामले जैसे कृषि, स्थानीय शासन, पुलिस, कृषि आय पर कर इत्यादि हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिकी ओपन 2020 का पुरुष एकल का फाइनल निम्नलिखित में से किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डोमिनिक थीम ने। यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2020 में पुरुष एकल का खिताब डोमिनिक थीम ने अलेक्जेंडर जिवरेव को हराकर जीता था। क्वेश्चन नंबर 12, 4 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने चेसबल मास्टर का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मैग्नस कार्लसन। 4 जुलाई 2020 को विश्व चैंपियन शतरंज ग्रैंड मास्टर ने अनीश गिरी को हराकर चेसबल मास्टर का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिक निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक वाद्य यंत्र सितार के साथ जुड़े हुए हैं। पारिक ऑल इंडिया रेडियो पर नियमित कलाकार हैं। ये ऑल इंडिया रेडियो पर भी काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राज्य का राज्यपाल नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, गोटीपुआ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। गोटीपुआ भारत के उड़ीसा राज्य का एक पारंपरिक नृत्य रूप है। यह युवा लड़कों द्वारा किया जाता है जो भगवान जगन्नाथ तथा कृष्ण का गुणगान करने के लिए महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण NPEDA की स्थापना वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1972 में स्थापना हुआ था। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोच्चि में है। NPEDA वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रसिद्ध चित्रकारों में से किसने भारत में 20वीं शताब्दी के सबसे बेहतरीन भवनों में से एक बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार के रूप में भी काम किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सतीश गुजराल। बेल्जियम दूतावास का डिजाइन मूलतः एक चित्रकार एवं मूर्तिकार सतीश गुजराल ने तैयार किया था। पद्म विभूषण से सम्मानित सतीश गुजराल वास्तुकार, चित्रकार, भित्ति कलाकार और ग्राफिक कलाकार थे। इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है सतीश गुजराल। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाए थे। इस चांदी के सिक्के को ही 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है जो महिला के अंडाशय द्वारा बनाया जाता है। यह हार्मोन स्तनों में दूध बनाने की क्रिया में मदद करता है। यह हार्मोन स्तन वृद्धि करने में भी सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस तंतु को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रेयान को। रेयान मानव निर्मित रेशा है जिसे कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। इसका निर्माण सेलुलोज से होता है। सेलुलोज में सोडियम हाइड्राइड एवं कार्बन डाइसल्फाइड को मिलाकर रेयान बनाया जाता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 21, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दशक की एक दिवसीय टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, MS धोनी। दिसंबर 2019 में महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की दशक की एक दिवसीय टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया है। एक दिवसीय मतलब ODI टीम के। और वहीं विराट कोहली को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति। भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार का वित्त सचिव भारत की आकस्मिक निधि का संचालन करता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है। यह दिवस खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 3 नदियों में से एक है
जिनकी आपसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ब्रह्मपुत्र। तीनों नदियों को देख लेते हैं। वो तीन नदियां हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी के जमाव से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। यह मैदान धनुष्कार रूप में 3200 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 25, आजी लामू निम्नलिखित में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश। आजी लामू अरुणाचल प्रदेश के मोनपा जनजाति का एक प्रमुख लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य ने क्षेत्रीय लोकप्रियता के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त की है। क्वेश्चन नंबर 26, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है, तो यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। इसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण दो प्रकार का होता है, एक तो वाष्पन द्वारा, एक कथन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्विशासन की शुरुआत की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा 1919 ईस्वी के एक्ट की मुख्य विशेषता प्रांतों में दैत्य शासन की स्थापना थी। इसमें केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। इसके पश्चात प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया, एक तो सुरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संसद को जनहित में आवश्यकता अनुसार दो राज्यों या भारतीय क्षेत्र के किन्हीं भी दो भागों के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार पर प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 302। भारतीय संविधान में निहित अनुच्छेद 302 संसद को जनहित में आवश्यकता अनुसार दो राज्यों या भारतीय क्षेत्र के किन्हीं भी भागों के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार पर प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट समस्थानिक आइसोटोप्स। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन तत्व के विभिन्न रूप होते हैं जो नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या के अनुसार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसलिए आइसोटोप या समस्थानिक में एक ही परमाणु संख्या होती है लेकिन विभिन्न परमाणु द्रव्यमान होते हैं। नर्मदा नदी पूरब की ओर बहने वाली प्रमुख नदी नहीं है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वतीय अमरकंटक चोटी जिसकी ऊंचाई 1057 मीटर है से है। यह बहरोज के निकट ज्वार नदमुख द्वारा खम्मात की खाड़ी में गिरती है, अर्थात अरब सागर में गिरती है। यह नदी 1312 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 31, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारत के डेयरी उद्योग से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध भारत के डेयरी उद्योग से है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा NDDB 1970 के दशक में शुरू की गई थी। श्वेत क्रांति राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 के दशक में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन किस काल में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1605 से लेकर 1627 ईस्वी। मुगल बादशाह जहांगीर का शासनकाल 16 से 5 से 1627 ईस्वी तक था। वे अकबर के उत्तराधिकारी थे। जहांगीर 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरदीन मोहम्मद जहांगीरी बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। क्वेश्चन नंबर 33, सितंबर 2020 तक लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सालाना न्यूनतम कितनी राशि जमा करने की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 250 रुपये सालाना। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ करते हुए की गई। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सालाना न्यूनतम राशि 250 रुपये जमा करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्वासियोरकोर। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर एवं मरासमस नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, ट्राई फूड परियोजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय। सूक्ष्म वन उत्पादों के संवर्धित मूल्य को बढ़ावा देने के लिए ट्राई फूड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और टेरिफेड की एक संयुक्त पहल है। क्वेश्चन नंबर 36, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1/3 सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 81 फर्स्ट के तहत
राज्यसभा में 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नई दिल्ली। 14 से 16 जनवरी 2020 के मध्य रायसीना डायलॉग के 5वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। रायसीना डायलॉग 2020 की थीम नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट गेंदबाजों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया जब उसने 28 जुलाई 2020 को अपना 5वां टेस्ट विकेट लिया और टेस्ट क्रिकेट में इस उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का 7वां गेंदबाज बन गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्टुअर्ट ब्रॉड। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट गेंदबाजों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया जब वह 28 जुलाई 2020 को अपना 5वां टेस्ट विकेट लिया। स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का 7वां गेंदबाज बन गया। क्वेश्चन नंबर 39, महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारडोली सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसानों का आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वर्ष 1928 में गुजरात में हुए एक प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसी आंदोलन की सफलता के बाद वहां बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। अतः वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली? बारडोली सत्याग्रह में। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 300A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट 6 अर्थात संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, JB कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 ईस्वी में JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। आचार्य कृपलानी ने 1934 से 1945 तक कांग्रेस के महासचिव के रूप में सेवा की और उसके बाद वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 42, दिसंबर 2019 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो सबसे अधिक MP में है, मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दिसंबर 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में 103 नेशनल पार्क और 544 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। क्वेश्चन नंबर 43, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इस साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1347 ईस्वी में हसन गंगो ने बहमनी राज्य की स्थापना की। हसन गंगो अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। अतः बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की। क्वेश्चन नंबर 44, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्रीधर पात्रा। दिसंबर 2019 में श्रीधर पात्रा को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के नए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अशफाकुल्ला खान। अशफाकुल्ला, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, राजेंद्र लाहेड़ी एवं रोशन सिंह आदि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। काकोरी कांड के तहत अशफाकुल्ला या कल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई। क्वेश्चन नंबर 46, सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सालार जंग संग्रहालय तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर में मूसी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित एक कला संग्रहालय है। इस संग्रहालय को 16 दिसंबर 1951 को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक रूप से जनता के लिए खोला गया। क्वेश्चन नंबर 47, आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस आइडेंटिफिकेशन की पेशकश करने वाला पहला बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्सिस बैंक। अगस्त 2018 में एक्सिस बैंक आधार आधारित लेन देन में आइरिस प्रमाणीकरण सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। यह प्रमाणीकरण माइक्रो ATM टैबलेट द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हर्षवर्धन श्रृंगला को। 23 दिसंबर 2019 में IFS अधिकारी हर्षवर्धन श्रृंगला को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49,
कानून के क्षेत्र के निम्नलिखित दिग्गजों में से किसे जनवरी 2020 में इंग्लैंड और वेल्स के लिए ब्रिटेन की महारानी के काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हरीश साल्वे को। जनवरी 2020 में भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे को इंग्लैंड और वेल्स के लिए ब्रिटेन की महारानी के काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया था। जनवरी 2019 में भारतीय वकील दीपेन सबरवाल को महारानी के काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बैंक नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की प्रमुख प्रवर्तक बैंक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आईडीएफसी बैंक। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार आईडीएफसी बैंक नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की प्रमुख प्रवर्तक बैंक नहीं है। अब हम रीजनिंग वाले सेट की बात कर लेते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक ही पासे की 4 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो हम इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 6। वो कैसे? वो इस प्रकार होगा कि पासे नंबर फर्स्ट और सेकंड में हमको 5 कॉमन दिया हुआ है। जब 5 के हम दक्षिण और दोनों पासे की साइड चलेंगे तो 5 के बाद फर्स्ट पासे में 3 आएगा और सेकंड पासे में 4 आएगा, तो 4 3 का अपोजिट हो जाएगा। और फिर आगे चलेंगे तो फर्स्ट पासे में 2 आएगा और सेकंड पासे में 6 आएगा, तो 6 के अपोजिट 2 हो जाएगा। तो 2 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी? 6 आएगी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन 2 चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि गुना और डिवाइड को आपस में एक्सचेंज करना होगा। 625 डिवाइड 5 प्लस 93 माइनस 22 इंटू 8, इस प्रकार ये समीकरण बनेगी। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो 42 के इक्वल आ जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो असंगत विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पालक, क्योंकि पालक जमीन के ऊपर उगता है। बाकी सलजम, आलू और चुकंदर ये तीनों जमीन के अंदर उगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पालक। क्वेश्चन नंबर 4, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न अंकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। चेरी, फल, खाद्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि सारी चेरी फल होते हैं और सारे फल खाद्य होते हैं। तो खाद्य के अंदर फल आ जाएंगे, फल के अंदर चेरी आ जाएंगे, या चेरी किसके अंदर आ जाएगा? फल, और फल किसके अंदर आ जाएंगे? खाद्य, क्योंकि फल सारे खाने योग्य होते हैं। जैसे कि चित्र में दिया हुआ है, चेरी फल के अंदर और फल खाद्य। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी विकल्प आकृति निम्न अंकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो आकृति आएगी वो ऑप्शन नंबर 4 वाली आकृति आएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो देख लेते हैं। इसमें वृत्त एक बार दक्षिणावर्त दिशा में दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, वर्ग वामावर्त दिशा में एक बार तीसरे स्थान पर और अगली बार दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। यही क्रम निरंतर चलता जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो 10 का संबंध 131 है, तो 12 का संबंध हो जाएगा 181 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे वो देख लेते हैं। इसमें 10 का संबंध 131 से इस प्रकार हो रहा है कि 10 इंटू 10 प्लस 3 प्लस 1 करेंगे तो 131 आएगा। कैसे? 10 इंटू 10 प्लस 3, तो 10 प्लस 3 13 हो जाएगा, तो 10 इंटू 13 130 प्लस 1 इक्वल टू 131। इसी प्रकार हम 12, तो 12 को उसी संख्या में 12 में 3 ऐड करके 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 इंटू 12 प्लस 3, तो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 15, तो 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 180 प्लस 1 बराबर 181। क्वेश्चन नंबर 7, यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो हैज चिन्ह वाली सतह की विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह आएगा? तो जो इसके विपरीत चिन्ह आएगा वो एंड आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सीधा सा फंडा होता है कि 4 बॉक्स एक साइड में रहते हैं, एक लाइन होते हैं, और 2 आइड साइड में रहते हैं। तो जो अगली बगली रहते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और जो पहला बॉक्स होता है, जो 4 एक रो में 4 बॉक्स होते हैं ना, तो उनमें जो फर्स्ट होता है वो थर्ड का अपोजिट होता है, जो सेकंड है वो 4 का अपोजिट। तो हैज फर्स्ट बॉक्स में है तो इसका अपोजिट हो जाएगा थर्ड बॉक्स वाला, तो थर्ड बॉक्स में एंड ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? 21, 29, 41, 61, 93, 141, 209, 301 के बाद आएगी 421। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे वो देख लेते हैं। हम देखेंगे कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या में कितना क्या डिफरेंस है। तो पहले 8 का है, फिर 12 का, फिर 20 का, फिर 32 का, फिर 48 का, फिर 68 का, फिर 92, फिर 120। अर्थात फिर हम देखेंगे कि जो डिफरेंस आ रहा है 8, 12, 20, 32, 48, 68, तो इनमें आपस में कितने का डिफरेंट है। तो ये इसमें आपस में डिफरेंट हो जाएगा। पहले में 4 का हो रहा है, दूसरे में 8 का, तीसरे में 12 का,
चौथे में 16 का, फिर 20 का, फिर 24 का, फिर 28 का। तो इसी प्रकार हम फिर दोबारा इनमें आपस में डिफरेंस देखेंगे तो इनमें इक्वल 4 4 का डिफरेंस आएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि 24 में प्लस 4 करेंगे तो 28 आएगा, और 28 में जब हम प्लस 12 में प्लस 28 कर देंगे तो 120 आएगा। तो 301 में प्लस 120 करेंगे तो 421 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 421। क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो इस पैटर्न को पूर्ण करने वाली आकृति होगी ऑप्शन नंबर 3। जब इस आकृति 3 को जब हम क्वेश्चन मार्क की जगह रखेंगे तो इस प्रकार की आकृति बनेगी जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। तो इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तब हम इसमें दर्पण रखेंगे दाईं ओर तो हमें लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखाई देगा। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं होता है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होता है। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप इसको एक एक अक्षर को देख सकते हैं क्योंकि इसमें जो सेकंड और फोर्थ है तो वो तो स्टार्ट वाई से ही चालू होगी, वाई का दायां बायां होके। तो इसमें ए से स्टार्ट, वी का उल्टा हो रहा है दूसरे और 4 में, तो ये वैसे ही कैंसिल हो गए। और बाकी एक एक अक्षर को जब हम देखेंगे तो वाई सही है, टी सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड की बात करें, वाई सही है, टी सही है क्योंकि वाई के बाद टी है, लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट में वाई के बाद आई है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। 8, 53 और 166 के मध्य जो संबंध है वही संबंध 6, 39, 124 के मध्य होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या संबंध है वो देख लेते हैं। इसमें संबंध है जो हम 8 × 7 करेंगे तो 56 हो जाएगा, 56 - 3 करेंगे तो 53 आ जाएगा। फिर हम 53 × 3 करेंगे प्लस 7 तो ये कितना आ जाएगा 166, 166। उसी प्रकार हम पहले 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, फिर -3 माइनस करेंगे तो 6 7 42 - 3 बराबर 39 आ गया। फिर हम 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस 7 ऐड कर देंगे तो 39 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 117 प्लस 7 तो जाएगा 124। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6, 39, 124। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न अंकित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो वह असंगत आकृति जाएगी ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो हमको ये फर्स्ट में जो एक छोटा सा डैश है, पॉइंट है, ये 2 वर्ग में आ रहा है और ऐसे ही सेकंड में भी 2 वर्ग में आ रहा है, लेकिन थर्ड में ये पॉइंट तीनों वर्ग में आ रहा है और फोर्थ में भी हमको 2 वर्ग में आ रहा है। तो जो बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में 2 वर्ग में है और थर्ड में हमको दिया हुआ है 3 वर्ग में, तो इसका जो असंगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी विकल्प आकृति निम्न अंकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। तो इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी वो आकृति ऑप्शन नंबर 4 आएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि सभी चिन्ह एक बार इस क्रम में अपना स्थान बदलते हैं और सभी चिन्ह पलट जाते हैं। प्रत्येक अगली आकृति में ऊपर वाला तत्व लुप्त हो जाता है और नीचे एक नया तत्व बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि घुमा हुआ तीर प्लस चिन्ह के साथ एक बार 90 डिग्री वामावर्त घूम जाता है और दक्षिणावर्त दिशा में वर्ग सीमा संलग्न भुजा पर पहुंच जाता है। अगली बार यह युग्म पार्श्व परिवर्तित होकर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है तथा दक्षिणावर्त दिशा में वर्ग सीमा के संलग्न भुजा पर पहुंच जाता है। तीर हर बार पार्श्व परिवर्तित होकर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है और दक्षिणावर्त दिशा में वर्ग सीमा के संलग्न भुजा पर पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक कागज को निम्न अंकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसे दिखाई देगा। तो इसको जब हम इस प्रकार काटेंगे तो यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैसे दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एक एम्बुलेंस अस्पताल ए से बी के लिए 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। एम्बुलेंस की चाल प्रति 2 घंटे 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। यह 320 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में तय करेगी। तो यह 4 घंटे 24 मिनट में तय करेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे, वो देख लेते हैं। एम्बुलेंस की गति पहले, तीसरे और 5वें घंटे में क्रम से 60, 80 और 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 घंटे में तय की गई दूरी, तो 4 घंटे में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी। पहले 2 घंटे के 60 × 2 प्लस फिर अगले 2 घंटे के लिए क्या 20, 80 × 2 बराबर कितनी हो जाएगी 280 किलोमीटर। अब बची हुई दूरी कितनी बची, 380 - 280 बराबर 40 किलोमीटर। अब 40 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, क्योंकि अब 80 से कितने किलोमीटर हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। तो 40/100 बराबर 0.4। 0.4 घंटे का मतलब होता है 0.4 × 60 मिनट बराबर 24 मिनट। अतः 320 किलोमीटर की दूरी कुल 4 घंटे 24 मिनट में तय हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी।
13, 16, 23, 40, 92, 251, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 888। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे, वो देख लेते हैं। 13 में हम जब +3 करेंगे तो 16 आएगा। 16 में जब हम +7 करेंगे 23, 23 में +17 40, 40 + 52 92, प्लस 159 करेंगे जब हम 251, 251 जब हम +637 करेंगे तो 888। अब +637 क्यों कर रहे हैं वो देख लेते हैं कि हम +3 से 3 के बाद 7 कैसे आया, 3 × 2 + 1 7, तो जिसको हम 16 में ऐड कर देंगे तो 23 आ जाएगा। ऐसे हम 7 × 2 + 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 17। तो 17 जब हम 23 में ऐड करेंगे तो 40। अब 17 × 3, पहले 2 में बार तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर +1 ऐड करना है, फिर 3 ऐड करना है। फिर तीसरी बार हमको 3 से, तीसरी और चौथी बार 3 से मल्टीप्लाई करना है और 1 + 3 फिर ऐड करना है। फिर चौथी, फिर 2 बार 4 बार हो गए, फिर 5वीं बार हमको फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है +1 ऐड करना है और उससे भी नेक्स्ट संख्या निकालनी होती तो हम 637 को × 4 करते +3 ऐड करते। इसलिए 159 × 4 करेंगे +1 करेंगे तो 637 आ जाएगा। 637 को जब हम 251 में ऐड करेंगे तो 888 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों पर ध्यान न देते हुए निम्न अंकित कथनों को पढ़ें और फिर दिए गए 4 विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए कथनों का सही निरूपण करता है। ऑप्शन फर्स्ट, कथन फर्स्ट क्या है, कुछ लड़के भी मासूम हैं, कुछ मासूम लड़के समनिष्ठ हैं। तो जो इसका सही निरूपण करेगा जो वो वेन आरेख हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला BIP, जो कि कुछ लड़के मासूम हैं और कुछ मासूम लड़के समनिष्ठ हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति आ जाएगी ऑप्शन नंबर 3 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये मिडिल में आपको ये आकृति नजर आ रही है, बिल्कुल मिडिल में। क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो इस पैटर्न को पूर्ण करने वाली आकृति हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4 वाली, ये वाली आकृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जब इस आकृति को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखेंगे तो इस प्रकार की आकृति बनेगी जैसे कि चित्र में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, यदि FABULOUS को 21 12 55 15 45 8 के रूप में और अम्यूसिंग को 11 45 83 13 20 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो टाइप सम को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वो कैसे, वो देख लेते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें। अब इसमें तर्क ये है, F हमको दिया हुआ है FABULOUS को F21 A1 B25 U5 L15 O4 U5 S8 और ऐसे ही A फर्स्ट M14 U5 S8 I3 N13 G20। अब इसको हमको नजर आ रहा है कि F है जो उसके अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होता है U कितने पाते हैं 21। तो जो व्यंजन है वो अपने अपोजिट अल्फाबेट का क्रम, जिस क्रम पे होते हैं वो नंबर आ रहा है, और जबकि A E I O U जो स्वर हैं वो अपने स्वर के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। A फर्स्ट पे, E B2 पे, I 3 पे, O 4 पे, U 5 पे। तो स्वर का कोड अपने अकॉर्डिंग आ रहा है और व्यंजन का कोड उल्टे वर्ण अनुक्रम में उनके स्थितिगत मानों के रूप में लिखा गया है। तो हम ऐसे ही TIRESONE, तो T का अपोजिट आता है वो G आता है, G 7 पे आता है। और तो I किस पे, I स्वर है तो स्वर अपने I तीसरे नंबर पर आता है AEI, तो 3 आ जाएगा। R के अपोजिट में जो अल्फाबेट है उसका क्रमांक है 9। E के अपोजिट में E क्योंकि स्वर है तो AE दूसरे नंबर पर है तो 2। S के अपोजिट में 8 जो 8 पे नंबर आ रहा है अल्फाबेट वो हो जाएगा। O क्योंकि O स्वर है तो वो 4 नंबर पे आता है वो। ऐसे ही M के अपोजिट 14 आ जाएगा क्योंकि N 14 पे आता है। और E जो कि स्वर है तो ये दूसरे नंबर का स्वर है A के बाद आता है तो ये 2 हो जाएगा। तो इसलिए TIRESOME का कोड हो जाएगा 73928414 है। क्वेश्चन नंबर 22, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति C से वही संबंध है जो आकृति B का आकृति A से है। तो जो A का B से है वही C का D का होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि आकृति A को पास परिवर्तित कर उसे 45 डिग्री वामर दिशा में घुमाने पर आकृति B प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार आकृति C को पास परिवर्तित करने के बाद 45 डिग्री वामर दिशा में घुमाने पर विकल्प 3 में जो आकृति दी गई है वो प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति हमको ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रही है। ऑप्शन नंबर 2 में जो बतख के जो पंख होते हैं पंख की साइड को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न अंकित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो 3 में हम देखेंगे कि एक तरीके समान है लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो डिफरेंट है।
वो कैसे डिफरेंट है वो देख लेते हैं। विकल्प ए ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अतिरिक्त से सभी विकल्पों में ज्यामितीय आकृति के अंदर दिए गए तत्वों की संख्या ज्यामितीय आकृति के बाहर दिए गए तत्वों की संख्या से आधी है, क्योंकि जो बाहर है जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में वो 2 है और अंदर 4 है, लेकिन बाकी ऑप्शन नंबर 2 में बाहर 6 है अंदर 3 है, ऐसे ही थर्ड में बाहर 4 है अंदर 2 है, फोर्थ में बाहर 4 है अंदर 2 है, तो ये डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, एक कूट भाषा में ऑरेंज को ISUOHA के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में मैंगो को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो मैंगो को NUOHI के रूप में लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो देख लेते हैं। इसमें AEIOU के क्रम में किसी भी स्वर को उससे पहले आने वाले स्वर से कूटबद्ध किया जाता है तथा A कूट U हो जाता है। व्यंजनों को उनके बाद आने वाले व्यंजनों से कूटबद्ध किया जाता है, अर्थात O स्वर है, O से पहले कौन सा स्वर आता है I, और R के बाद क्या व्यंजन आता है? R के बाद आएगा S। A के बाद कौन सा पहले स्वर आएगा? तो वो आ जाएगा U। N व्यंजन है तो व्यंजन के बाद कौन सा आएगा? N के बाद O, और G व्यंजन है, G के बाद क्या आएगा? H। E स्वर है तो E स्वर से पहले कौन सा स्वर आता है? A। तो ऐसे ही मैंगो में M व्यंजन है तो M व्यंजन है तो M के बाद क्या आएगा? M के बाद N आएगा, और A स्वर है, स्वर से पहले A से कौन सा स्वर आ जाएगा? U, और N व्यंजन है, व्यंजन के बाद क्या आएगा? अगले वाला व्यंजन, तो N के बाद क्या आएगा? O, और G व्यंजन है, G से अगला अल्फाबेट कौन सा आ जाएगा? H। O स्वर है तो O स्वर से पहले वाला स्वर आ जाएगा I, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये हमने रीजनिंग के 25 क्वेश्चन कर लिए। अब हम मैथ वाले सेक्शन पे आते हैं। मैथ्स के आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 15 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 1:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर है? तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर निकल के आएगा 27। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। कैसे वो देख लेते हैं। माना दोनों संख्या 5x और 8x हैं, तो प्रश्न अनुसार 5x में -15 करेंगे और 8x में +18 ऐड करेंगे तो उनका अनुपात 1:3 हो जाता है। तो इसका मतलब बराबर 1/3। अब 5x इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x आ जाएगा, 15 इंटू 3 करेंगे तो -45 बराबर 8x + 18। तो 15x - 8x बराबर 18 + 45 हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9। तो पहली संख्या हो जाएगी 5x बराबर 5 इंटू 9 बराबर 45। इसी प्रकार दूसरी संख्या हो जाएगी 8 इंटू 9 बराबर 72। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर आ जाएगा 72 - 45 बराबर 27। क्वेश्चन नंबर 2, 58 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी x विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक अन्य रेलगाड़ी y को पूरी तरह पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी y की लंबाई रेलगाड़ी x की लंबाई से दोगुनी है। रेलगाड़ी y एक पुल को 54 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पुल की लंबाई हो जाएगी 430 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे वो देख लेते हैं। रेलगाड़ी x की चाल है 58 किलोमीटर पर आवर, रेलगाड़ी y की चाल 50 किलोमीटर पर आवर, समय 16 सेकंड। तो अपेक्षित चाल हो जाएगी 58 + 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना आ जाएगा 108। इसको हम मीटर पर सेकंड में एक्सचेंज करेंगे तो गुना कर देंगे 5/18 से, तो ये निकल के आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। अब x और y रेलगाड़ी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 30 इंटू 16, तो बराबर 480 मीटर। अब माना रेलगाड़ी x की लंबाई a मीटर है तो रेलगाड़ी y की लंबाई कितनी हो जाएगी 2a मीटर। इसलिए a + 2a बराबर 480, 3a बराबर 480, a बराबर कितना आ जाएगा 160 मीटर। तो रेलगाड़ी x की लंबाई हो जाएगी 160 मीटर और y की कितनी हो जाएगी, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 320 मीटर। अब रेलगाड़ी y की चाल हम निकाल लेंगे 50 इंटू 5/18 करेंगे तो यह आ जाएगा 125/9 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 50 किलोमीटर पर आवर दी हुई थी, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। माना पुल की लंबाई x मीटर है। अब हम समय निकालेंगे। समय बराबर क्या हो जाएगा रेलगाड़ी y की लंबाई प्लस पुल की लंबाई अपन चाल। तो समय बराबर हमें क्या है 54 बराबर 320 + x अपन 125/9, जो कि रेलगाड़ी y की चाल है। तो बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि पुल की लंबाई हमने x मानी और रेलगाड़ी y की लंबाई 320 मीटर है, तो ये x जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 430, जो कि पुल की लंबाई है। अतः पुल की लंबाई हो जाएगी 430 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन कितना होगा? तो इस बेलन का आयतन होगा 7436 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन की ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh।
तो 2 पाई आर एच बराबर हमको दिया हुआ है वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 1144, तो इससे हमकी आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आर बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन का आयतन का हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू आर हमने निकाल ही ली, 13 इंटू 13 इंटू 14। तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 7436 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4, 15 संख्याओं का औसत 23.4 है। इन 15 संख्याओं में से प्रारंभिक 9 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 22.5 है। यदि नवी संख्या निकाल दी जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 22.8। कैसे, वो देख लेते हैं। नवी संख्या निकालने के बाद बची हुई संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 351 माइनस 31.5 बराबर 319.5। इसलिए बची हुई संख्याओं का औसत हो जाएगा 319.5 अपॉन 14 बराबर हो जाएगा 22.8। क्वेश्चन नंबर 5, 15% वार्षिक ब्याज दर पर एक धनराशि का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 5,958 है, जिसमें ब्याज हर 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 23,805, ऑप्शन नंबर थर्ड। कैसे, वो देख लेते हैं। हमें आर बराबर दर बराबर दी हुई है क्वेश्चन 15%। अब हम दर 8 माह के लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि 8 माह एक साल का 2/3 होता है। तो दर बराबर हो जाएगी 15 इंटू 2/3, तो इक्वल टू हो जाएगा 10%। टी बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि प्रति 8 माह पे हमको निकालना है। 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं, तो 8 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो समय टी बराबर 3 आ जाएगा, क्योंकि 24 महीने में 3 बार 8 माह काउंट हो जाएंगे। पी बराबर हम 100 रुपये मान लेते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज हमको दिया हुआ है 5,958। तो जब हम चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है 5,958 बराबर मूलधन, तो मूलधन x है 1 प्लस दर अपॉन 100, तो दर है 10/100 की पावर समय हमको 3 दिया हुआ है माइनस मूलधन, क्योंकि हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके जो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 18,000। तो हमारा जो मूलधन हो जाएगा वो हो जाएगा 18,000। आर बराबर 15%, टी बराबर 2 वर्ष के लिए जब हम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर समय। तो दर मूलधन हमको दिया है 18,000 जो हमने निकाला है, फिर 1 प्लस दर हमारी 15%, तो 15/100 की पावर 2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 23,805 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यवसायी 40 दर्जन केले 60 रुपये प्रति दर्जन के मूल्य पर खरीदता है। वह उनका 3/4 भाग 25% के लाभ पर बेचता है। तब तक 2 दर्जन केले सड़ जाते हैं। बचे हुए केलों को वह 5% की हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो उसका पूरे सौदे पर लाभ प्रतिशत हो जाएगा 12.75%, ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे, वो देख लेते हैं। 40 दर्जन केलों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 40 इंटू 60 बराबर 2400 रुपये। केलों के 3/4 भाग का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 60 इंटू 125/100 बराबर 75 रुपये। 3/4 भाग अर्थात 30 दर्जन केलों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 30 इंटू 75 बराबर 2250। 2 दर्जन सड़े हुए केलों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि केले सड़ गए उनका कोई वो फेंक दिए जाते हैं, इसलिए इसका रेट 0। शेष 8 दर्जन केलों का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60 इंटू 95/100 बराबर 57 रुपये। इन 8 दर्जन केलों का विक्रय मूल्य तो हो जाएगा 8 इंटू 57 बराबर टोटल 456। तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2250 प्लस 456 बराबर 2706। तो लाभ कितना हो जाएगा? 2706 माइनस 2400 बराबर 306 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत बराबर 306/2400 इंटू 100 बराबर 12.75%। क्वेश्चन नंबर 7, x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 397, 435 और 541 को भाग देने पर क्रमशः 6, 10 और 14 शेषफल प्राप्त होते हैं। 3x प्लस 4 का मान कितना होगा? तो इसका जो मान होगा वो होगा 55। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हम मान लेते हैं अभिष्ट संख्या हो जाएगी x। अब 397 माइनस 6, 435 माइनस 10 और 541 माइनस 14 का मैसेप है जब हम निकालेंगे तो 397 माइनस 6 करेंगे 351 आ जाएगा, 435 माइनस 10 करेंगे 425 और 541 माइनस 14 करेंगे तो 527। तो 391 के टुकड़े कितने हो जाएंगे? 17 इंटू 23, 425 के 17 इंटू 25, 527 के 17 इंटू 31। तो इसका जो मैसेप पे निकालना है तो इसका कॉमन कौन सी संख्या आ रही है? 17। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 17। अब हम इसको मान पुट कर देंगे 3x प्लस 4 में। 3 इंटू 17 प्लस 4 बराबर 51, 17 51, तो 51 प्लस 4 बराबर 55। क्वेश्चन नंबर 8, तेल के मूल्य में 20% की कमी से एक व्यक्ति 4500 में 15 लीटर अधिक तेल खरीद पाता है। तेल का प्रारंभिक मूल्य प्रति लीटर कितना है? तो इस प्रारंभिक मूल्य होगा 75 रुपये प्रति लीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वो कैसे, वो देख लेते हैं। माना प्रारंभिक मूल्य है हमारा x रुपये प्रति kg,
तो अब हमारा मूल्य कितना हो जाएगा, जब 20% कमी हो जाएगी तो 80, 20% कमी हो गई तो 80% बचा x का, तो s 80/100 इंटू एक्स बराबर 8x/10 प्रति kg। अब प्रश्न अनुसार 4500/8x/10 माइनस 4500/x बराबर क्या आएगा, 15 आएगा इनका डिफरेंस। तो जब हम इसके कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 75, अर्थात तेल का प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा 75। क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्ताकार बाग की परिधि 253 मीटर है, 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसे समतल करवाने की लागत कितनी है, तो उसकी होगी 40,733 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। वो कैसे, वो देख लेते हैं। वृत्ताकार बाग की परिधि हो जाएगी 253 मीटर, परिधि बराबर होता है 2πr, तो 2πr बराबर हो जाएगा 253, तो r बराबर निकल के आ जाएगा 253 इंटू 7/44, तो ये r की हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको काटेंगे नहीं क्योंकि r की वैल्यू हम ऐसी कैसे इसको यूज में ले लेंगे। तो वृत्ताकार बाग का क्षेत्रफल हम जानते हैं πr स्क्वायर होता है, तो 22/7 इंटू 253 इंटू 7/44 इंटू 253 इंटू 7/44, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 5091.625 वर्ग मीटर। इसलिए 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वृत्ताकार बाग को समतल करवाने की लागत, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम 5091.625 इंटू 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 40,733 रुपये। क्वेश्चन नंबर 10, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 55% कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 17.5%। कैसे, वो देख लेते हैं। माना बी की आय 100 रुपये है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 20% अधिक है तो 20 से, तो 100 इंटू 120/100 बराबर 120। अब ए प्लस बी की आय कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 120 बराबर 220, तो सी की आय कितनी हो जाएगी 220 का 45%, तो 220 इंटू 45/100 बराबर 99 रुपये। इसलिए प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी, 120 माइनस 99/120 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 17.5%। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के बाद 5,796 और 7 वर्षों के बाद 6,993 हो जाती है। 7,200 की धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1,710 रुपये। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 7 वर्ष का ब्याज मानी 4 वर्ष का ब्याज जो हमको दिया हुआ है, तो 7 वर्ष का ब्याज हमको दिया हुआ है 6,993 माइनस 5,796, तो ये आ जाएगा 1,197 3 वर्ष के ब्याज। इसलिए 4 वर्ष के ब्याज हमको निकालना है, तो 1,197 3 वर्ष के ब्याज है तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 वर्ष के ब्याज निकल के आ जाएगा। क्योंकि 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 वर्ष का आ जाएगा, फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल 4 वर्ष का आ जाएगा 1,596। तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा 5,796 माइनस 1,596 बराबर 4,200। अब मूलधन 4,200 हो गया, समय 4 वर्ष, ब्याज 1,596, तो हम दर निकाल लेंगे। दर बराबर 100 इंटू मूलधन अपॉन 100 इंटू ब्याज अपॉन मूलधन इंटू वर्ष समय, तो 100 इंटू 1,596 अपॉन 4,200 इंटू 4 बराबर आ जाएगा 9 सही 1/2%, 9.5%। अब मूलधन 7,200, समय 2.5 वर्ष अर्थात 5/2 वर्ष, दर कितनी है 9 सही 1/2%। तो हम इसको जब साधारण ब्याज निकालेंगे तो मूलधन इंटू दर अपॉन समय, तो 7,200 इंटू 9/2 इंटू 5/2 अपॉन 100 बराबर आ जाएगा 1,710 रुपये। क्वेश्चन नंबर 12, अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक मूल्य अंकित करती है। जब वह इसे इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है तो उसे 10% की हानि होती है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 1,512 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। वो कैसे, वो देख लेते हैं। माना लागत मूल्य x रुपये है तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा x प्लस 210, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा x प्लस 210 का 80%, 80 क्योंकि 20% छूट देकर बेचता है तो 80% बचा, तो x प्लस 210 इंटू 4/5 क्योंकि 20 से आपस में कट जाएंगे, 20 का भाग 80 में 4 बार और 100 में 5 बार, तो 4/5। अब हानि हमें 10%, तो 4/5 इंटू x प्लस 210 बराबर x का है 10% हानि हो जाएगी तो कितना 90/100 बचेगा, तो x इंटू 90/100, तो 4/5 इंटू x प्लस 210 बराबर x इंटू 9/10। अब इससे हम x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1,680। अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1,680 प्लस 210 इंटू 4/5, तो 18 से 90 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा 1,512 रुपये। क्वेश्चन नंबर 13, ए एक निश्चित काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं। शेष काम को अकेले सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो कितने दिनों में कर लेंगे 12 दिनों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे, वो देख लेते हैं। ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/18, बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/30,
ए और बी दोनों मिलकर 9 दिन का काम कितना हो जाएगा, 9 इंटू 1/18 प्लस 1/30, तो ये आ जाएगा 4/5 निकल के। तो शेष कार्य कितना बचा, 1 - 4/5 बराबर 1/5 काम बचा। सी का एक दिन का काम कितना है, 1/5 इंटू 1/4 बराबर 1/20। अतः बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/30 प्लस 1/20 बराबर 1/12। अतः बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को 12 दिनों में पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है। इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 517 है। एक क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है। इन संख्याओं का माध्य हो जाएगा 1339 अपॉन 13 बराबर 103। 13 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109। इन संख्या में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 97, 101, 103, 107, 109। इसलिए अभाज्य संख्या का योग कितना हो जाएगा, इनको जब हम ऐड करेंगे तो 517 है। क्वेश्चन नंबर 15, 0.726 के ऊपर बार ऑफ 0.9 डिवाइड 1.09 माइनस 3/4 डिवाइड 4/15 ऑफ 2 सही 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 -21/40। वो कैसे, वो देख लेते हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 726 माइनस 72/900 हो जाएगा, गुना 9/10 डिवाइड 109/100 माइनस 3/4 डिवाइड 4/15 इंटू, क्योंकि का मतलब होता है इंटू, तो 2 से 1/2 की जो भिन्न हो जाएगी 5/2। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे जैसे कि चित्र में दिया हुआ है, तो इसको जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -21/40। ये हमारा मैथ का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम कंप्यूटर वाले सेक्शन की बात करते हैं, जो कि 10 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, MS वर्ड में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 Ctrl+O। क्वेश्चन नंबर 2, क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट Ctrl+J। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे MS वर्ड के पुराने संस्करणों जैसे कि MS वर्ड 97 से 2003 तक में उपयोग किया जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 .doc। क्वेश्चन नंबर 6, MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं, तो कुल कितने सेल सेलेक्ट होते हैं, तो कुल हो जाएंगे 15 सेलेक्ट हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा, 2/4 तो 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16, तो 8/16 बराबर हो जाएगा 1/2, तो 1/2 की वैल्यू हो जाएगी 0.5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका कथन सत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है, कि सेम अल्फाबेट से सेम ईमेल आईडी नहीं बन सकती, एक यूजर आईडी एक यूनिक आईडी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, MS एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सत्य है, कथन फर्स्ट MS वर्ड में 18 पॉइंट फॉन्ट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होती है। कथन सेकंड, MS वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है, तो केवल सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 1 दिसंबर का आफ्टरनून वाले शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन हो गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ये सॉल्यूशन आपको मैंने बुक से करवाया, पिनिकल बुक से। आप सब डिमांड कर रहे थे कि सर उस बुक से कराया जाए, और बाकी मैंने जो सॉल्यूशन करवाए थे बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर्स, वो मैंने आपको बेस्ट ढूंढ के आंसर दिए थे। तो आपको अगर ये वाला इस टाइप का सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो आप मेरे को कमेंट कर देना। अगर जितने प्रीवियस ईयर के मैंने पहले 27 नवंबर 28 नवंबर के करवाए थे उस टाइप से करवाना है कि मैं अपना बेस्ट ढूंढ के आपको क्वेश्चन का आंसर दूं, तो वो बता देना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना।